तो गुप्त काल को हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 3 वीडियोस में। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसी के अंतर्गत सारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो हमारी वीडियोस हैं वो आ रही हैं, ठीक है। और अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, गुप्तोत्तर काल को देख रहे हैं। गुप्तोत्तर काल में जो ये समय है वर्धन वंश, और इसको पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वर्धन वंश इसलिए क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको यहाँ देखने को मिलती है। राइटर्स के द्वारा जो लिखा गया है उसके अनुसार कि पुष्यभूति जो है हर्षवर्धन के आदि पूर्वज रहे हैं, इसलिए उनको इसको जो है हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एक बाणभट्ट नाम के काफ़ी बड़े ग्रंथ लेखक साहित्यकार हुए हैं। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था, हुएनसांग का सियुकी था, ठीक है। तो ये चीनी ग्रंथ है। और हर्षवर्धन के 2 अभिलेख भी हैं। एक है बांसखेड़ा अभिलेख जो शाहजहांपुर से मिला था, तथा एक है मधुबन अभिलेख जो मऊ से मिला था। तो ये कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हमें वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो सवाल क्या आता है, जैसे आपसे कभी पूछा जाता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। बांसखेड़ा अभिलेख ये किसका है? तो ये हर्षवर्धन का अभिलेख है। और मधुबन अभिलेख किसका है? ये भी हर्षवर्धन का है, ठीक है। बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ पाया गया? शाहजहांपुर में। और मधुबन अभिलेख कहाँ पाया गया? मऊ में। इसके अलावा जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनमें देखो कुछ अभिलेख भी हैं। पहले तो एक पुलकेशिन द्वितीय हुए हैं, जो कि ना एक समकालीन राजा था, ठीक है। ये बदामी का था, वैसे बदामी का चालुक्य शासक था ये, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय का भी एक ऐहोल अभिलेख मिलता है। इसके अलावा हर्षकाल की जो मुद्राएं हैं, हर्षकालीन मुद्राएं हैं, उनसे भी, तो इनसे भी हमें पता चलता है गुप्तोत्तर काल वर्धन वंश के बारे में, ठीक है। सवाल क्या आएगा यहाँ पे कि ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। क्या पुलकेशिन द्वितीय का संबंध वर्धन वंश से था? हाँ, क्योंकि ये इसका समकालीन था। किसका? ये था हर्ष का समकालीन, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का रहने वाला था? बदामी का, ठीक है। ऐसे चीजों को याद रखना है, ठीक। अच्छा, अब जो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है ना, उसी में बताया गया है कि पूर्वज कौन था हर्ष का? वो था पुष्यभूति, ठीक है। तो पुष्यभूति किसका पूर्वज है? हर्ष का। किसमें ऐसा लिखा गया है? हर्षचरित में लिखा गया है। और हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऐसे याद रखो चीजों को। हर्ष के अभिलेखों में हर्ष के जिन पूर्वजों का नाम मिलता है उनमें नरवर्धन है, आदित्यवर्धन है, राज्यवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन है, ठीक है। इनका उल्लेख इस हर्ष के अभिलेख में मिलता है, ठीक। वर्धन वंश के शासकों को वैश्य कहा गया था, ठीक है। यही कहते हैं वैश्य थे ये लोग, ठीक। प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे, लेकिन कालांतर में अपनी स्वतंत्र सत्ता इन्होंने स्थापित कर ली थी, ठीक है। अब जो ये हर्ष के पूर्वज थे ये श्रीकंठ राज्य के शासक थे, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी स्थाणुवीशर, ठीक है, जिसको थानेश्वर भी बोला जाता था। तो कभी कभी सवाल आ सकता है कि श्रीकंठ राज्य के शासकों की राजधानी कहाँ थी? वो थी स्थाणुवीश्वर, ठीक है। और ये जो श्रीकंठ राज्य के शासक थे ये किस गुप्तोत्तर काल के शासकों के पूर्वज थे? तो ये थे हर्ष के, ठीक है। अब देखो, जो ये वर्धन वंश है ना, इसका जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। इसी को महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि की उपाधियां दी गई थी, ठीक है। इसकी मुद्रा में प्रतापशील अंकित है, ठीक है। अब प्रतापशील अंकित है, इसका मतलब क्या होता है कि इसने प्रतापशील की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। सवाल क्या आएगा कि प्रतापशील के नाम से किसको जाना जाता था, या किस वर्धन वंश के शासक को जाना जाता था? तो प्रभाकर वर्धन को, ठीक है। वर्धन वंश को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्धन वंश में जो फेमस होता है वो तो होता है हर्षवर्धन। तो इसको अभी साइड रखो। सबसे पहले है वर्धन वंश का जो पहला स्वतंत्र शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। एक थी राज्यश्री, ठीक है, एक था राज्यवर्धन, ठीक है, RV करके, ठीक है। और एक था तुम्हारा हर्षवर्धन, यही जो यहाँ पे लिखा है। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है तो इसलिए वर्धन वंश का क्रेडिट इसको ज़्यादा जाता है। लेकिन जो फाउंडर है वो इसका पिता है असल में। कौन? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कहानी में कि जो प्रभाकर वर्धन की बेटी थी राज्यश्री, ठीक है, इसकी शादी हो जाती है कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ, ठीक है। अब ग्रहवर्मन के साथ तो शादी हो जाती है, लेकिन इसी बीच एक दूसरा जो इनका समकालीन राजा होता है मालवा का राजा देवगुप्त, ये क्या करता है? इस ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है, कन्नौज पे आक्रमण करके इसकी हत्या कर देता है। और जो ये राज्यश्री है इसको जेल में डाल देता है, ठीक है ना।
लेकिन ध्यान क्या देना है कि इस समय जो है ना, जो प्रभाकर वर्धन है वो मर चुका है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद ये इवेंट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे चीज़ों को याद रखना है। तो अब क्या होता है ना, राज्यवर्धन अपनी बहन को छुड़ाने तो ऑब्वियसली देवगुप्त पे हमला करेगा। तो राज्यवर्धन अपनी बहन को बचाने के लिए जैसे देवगुप्त पे हमला करता है, तो देवगुप्त का एक दोस्त होता है जो गौड़ का नरेश होता है, शशांक, ठीक है। तो ये विश्वासघात करता है राज्यवर्धन के साथ और उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। और शशांक क्या करता है, जो बोधि वृक्ष होता है, ठीक है, बोधि वृक्ष क्या है पहले तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि कई बार ये आ गया है इससे पहले की वीडियोस में, ठीक है। बोधि वृक्ष के बारे में आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या जानते हो, ठीक। तो शशांक क्या करते हैं, इस बोधि वृक्ष को भी कटवा देता है, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या हुआ फिर ना। जब राज्यवर्धन मर गया तो प्रभाकर वर्धन की जो अंतिम संतान है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पहले शासक बनने से मना कर देता है कि मुझे नहीं बनना। फिर एक वृद्ध सेनापति होता है, उसके पिता का ही सेनापति सिंहनाद होता है, उसके कहने पे वो क्या बोलता है कि चलो ठीक है मैं शासक बनने को तैयार हूं, और वो शासक बन जाता है। तब फिर वो क्या करता है ना, हर्षवर्धन, उसे पता चलता है कि उसकी जो बहन है वो जेल से भाग गई है। उसको जंगलों में जाके ढूंढता है, वो ऐसे तैसे बहन को ढूंढ के लेके आता है, उसे राजश्री को लेके आता है और उसको जो है कन्नौज पे वापस उसको अधिकार दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन राजश्री क्या करती है कि उसे कन्नौज का राजा बना देती है, ठीक है, उसी को शासक बना देती है वहाँ का, ठीक। तो हर्षवर्धन क्या करता है, 606 में कन्नौज को ही अपनी जो है राजधानी बना देता है। ये रहा यहाँ पे कि 606 में हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बना तथा अपनी राजधानी इसने उस कन्नौज को बना दी थी, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में 606 में क्या होता है, हर्ष संवत भी शुरू होता है, ठीक। शत्रुओं से रक्षा के लिए आक्रमण की नीति जो है हर्ष यहाँ पे अपनाता है। इसने सबसे पहले मालवा पर आक्रमण किया था और देवगुप्त के वंशजों को पराजित किया था और फिर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था यहाँ पे, ठीक है। मगध पता होगा आपको, बिहार, ठीक है। तो मगध की राज्य विजय भी ये करता है, ठीक है। और जब वो मगध को जीत जाता है तो उसको मगध राज भी कहा जाने लगा था। तो मगध राज के नाम से किसको जाना जाता है, हर्ष को जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हर्ष की बहन का नाम क्या था, राज्यश्री था। हर्ष के भाई का नाम क्या था, राज्यवर्धन था। हर्ष के पिता का नाम क्या था, कमेंट करके बताओ। चलो अभी अभी बताया था मैंने, ठीक है। 619 में गौड़ नरेश शशांक, वही जिसने क्या किया था, राज्यवर्धन को मतलब हरा दिया था धोखा देकर, तो वो मर जाता है। और तब हर्ष क्या करता है, बंगाल को भी जीत जाता है, अन्य जो शासक रहे होंगे, और उसको अपने राज्य में मिला देता है, ठीक है। और कामरूप असम के शासक भास्कर वर्मन ने हर्ष के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि भास्कर वर्मन ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, हर्ष के समय, ठीक है। भास्कर वर्मन का संबंध कहाँ से है, कामरूप से है, ठीक है। इसके अलावा हर्ष ने गुजरात स्थित वल्लभी राज्य पर आक्रमण किया था और इस समय यहाँ का जो शासक था वो ध्रुवसेन द्वितीय था, ठीक है। ध्रुवसेन द्वितीय पराजित हुआ और अंत दोनों में समझौता हुआ। फिर हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह जो है ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दी थी। तो यहाँ पे क्या सवाल आ सकता है कि जैसे ध्रुवसेन द्वितीय कहाँ का राजा था, वल्लभी का। वल्लभी गुजरात को बोलते हैं, ठीक है। ये रहा। एक पुलकेशिन द्वितीय हैं जो हर्ष की समकालीन राजा है। इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा है जिसमें कि लिखा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था और उसने हर्ष को पराजित किया था, ठीक है। और यह युद्ध जो है नर्मदा नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। ऐहोल अभिलेख में ही हर्ष को जो है सकल उत्तरापथेश्वर भी कहा गया है। दो सवाल आते हैं कि ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है और सकल उत्तरापथेश्वर के नाम से किसको जाना जाता है। तो ऐहोल अभिलेख याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। और उत्तरापथेश्वर किसको कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। कि हर्ष का जो साम्राज्य था उत्तर में पंजाब से दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में मालवा तक फैला हुआ था, ठीक है। प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन हवेन सांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म यानी महायान का अनुयायी बन जाता है। सवाल बनता है यहाँ पे कि हर्ष जो है किस धर्म का अनुयायी था, तो महायान का, बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है। और अन्यथा शैव धर्म का, ठीक है। इसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था, ठीक है। धार्मिक सभाएं भी की थी इसने, 2 धार्मिक सभाएं की थी, ठीक है। प्रथम कन्नौज में की थी जो 5वीं बौद्ध संगीति थी और उसकी अध्यक्षता हवेन सांग ने की थी, ठीक है। इसमें इसने महायान का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। और जो दूसरी थी महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करवाता है। इसमें हर्ष अपनी समस्त आय को जो है दान कर देता है और ये उसने प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में आयोजित की थी, ठीक है। 6वीं महामोक्ष परिषद का उल्लेख हवेन सांग ने किया था। इसमें अनुसार ये 75 दिनों तक चली थी, ठीक है। इन परिषदों में क्या होता था ना कि हर दिन जो है बुद्ध और शिव तथा सूर्य की पूजा की जाती थी, ठीक है। शिक्षा और साहित्य की भी उन्नति होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। हर्ष ने इसके खर्च तो 100 गाँव का अनुदान किया था, ठीक है।
एक बाणभट्ट नाम का जिक्र पहले भी आया था, जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी, ठीक है। इनके द्वारा कादंबरी, पूर्व पीठिका, चंडी शतक नामक ग्रंथों की रचना भी की गई है। मेनली बाणभट्ट से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, तो बाणभट्ट के द्वारा। चंडी शतक किसके द्वारा लिखा गया, तो बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। मयूर शर्मा नाम के विद्वान थे, जिन्होंने मयूर शतक और सूर्य शतक नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। तो जो है ना, खुद स्वयं संस्कृत को काफी अच्छे से जानता था, विद्वान था संस्कृत का, तो उसने रत्नावली भी लिखा, नागानंद भी लिखा, ठीक है, तथा प्रियदर्शिका नामक नाटक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो कभी सवाल आ सकता है कि रत्नावली, नागानंद के रचयिता कौन है, तो हर्ष है, ठीक है। प्रियदर्शिका नाटक किसके द्वारा लिखा गया, हर्ष के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलो, हर्ष के समकालीन राजा देख लीजिए, शशांक, ठीक है, याद रहेगा आपको, बंगाल गौड़ का शासक था। पुलकेशन द्वितीय बादामी चालुक्य शासक था, ठीक है, बादामी का रहने वाला था। भास्कर वर्मन कामरूप असम का रहने वाला था। ध्रुवसेन द्वितीय ये बल्लभी गुजरात का शासक था, ठीक है। अब गुप्तोत्तर काल वर्धन वंश जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे जुड़े हुए, अभी थोड़ा उनको भी देख लीजिए। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी भाई, ठीक है। शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है, हर्ष को। हवेन सांग के शिष्य का नाम हुई ली है, जिसने हवेन सांग की जीवनी लिखी थी। तो हवेन सांग की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, हुई ली के द्वारा, ठीक है। जो कौन था, हवेन सांग का शिष्य था, ठीक है। हवेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। हर्ष के राज्य में हवेन सांग को डाकुओं ने 2 बार लूटा था। हर्ष की कुछ स्वर्ण मुद्राओं में बैल पर गरुड़, शिव तथा पार्वती का चित्र भी देखने को मिलता है, ठीक है। कन्नौज का जो महत्व था बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हर्षवर्धन के समय, इसलिए कन्नौज को जो है महोदय और महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये मौखरी वंश है, इनकी जो राजधानी थी कन्नौज थी, ठीक है। एक अवंती वर्मन था जो काफी महान शासक था यहाँ का, ठीक है ना। और जो ग्रह वर्मा की हत्या हो जाती है ना जब, और हर्ष जो है कन्नौज पर शासन करना शुरू कर देता है, और जब हर्ष की मृत्यु होती है तो फिर जो मौखरी वंश है, ठीक है ना, वो कन्नौज में स्थापित होते हैं, ठीक है। और लगभग 700 वर्ष तक वो शासन करते हैं। तो वो जो स्थापना दोबारा वहां पे करता है वो अवंती वर्मन होता है, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद क्या होगा ना, हम देखेंगे राजपूत काल को, जो पूर्व मध्य काल था इंडिया का। अब इसमें जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, पाल वंश आते हैं, गुज्जर प्रतिहार वंश आते हैं, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।